Hello everyone, this is our English class and today we will continue with our chapter, The Last Lesson, written by Alfonso Daudet. I heard Anne Hamel say to me, I won't scold you, little Franz, you must feel bad enough. अब मैंने कहते हुए सुना एम हेमल्स जो मेरी टीचर थे उनको कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, तो मैं ऑलरेडी तुमने काफी इंसल्ट फील कर ली है. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time and I will learn it tomorrow. देखो ये ऐसे होता है कि रोज हम अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास बहुत समय है और मैं इसको बाद में पढ़ लूंगा, कल याद कर लूंगा. And now you see where we have come out. और अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं. That's the great trouble with Elsa. She puts off learning till tomorrow. यही जो है दिक्कत जो है एल्सा से भी है. और वो भी यही सोचते कि वो कल याद कर लेंगे. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू. अब जो बाहर लोग घूम रहे हैं उनके पास में हक है तो तुमसे कह सकते हैं, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज. बाहर जो लोग हैं वो ये बोल सकते हैं कि तुम फ्रेंचमैन प्रिटेंड करते हो, अपने आप को बनते हो कि तुम फ्रेंच वाले हो, फ्रेंच आदमी हो, जबकि तुम्हें ना तो लिखना आता है ना तुम्हें पढ़नी आती है अपनी लैंग्वेज. But you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reapproach ourselves with. अब इसके टीचर बोलते हैं आगे कि तुम सबसे बुरे नहीं हो लिटिल फ्रांस, हम सब जो है एक इसी तरह की चीजें डील कर रहे हैं और हमें एक नई अप्रोच लेके आनी पड़ेगी अपने साथ में. तो पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न. तुम्हारे पेरेंट्स को भी कोई चिंता नहीं थी कि तुमने सही सीखा है अभी तक या नहीं. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. वो प्रेफर कर रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि तुम्हें काम पर लगा दिया जाए, फार्म पर या मिल्स पर, और जिससे ज्यादा पैसा घर में आ सके. एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो. और मेरे को भी ब्लेम करना चाहिए. हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स. क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा था मेरे फ्लावर्स के अंदर पानी डालने के लिए, बजाय तुम्हें इसके याद करने चाहिए थे अपने लेसन्स. एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और जब मुझे फिशिंग करने जाना था, जब मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी, मैं भी नहीं जिम्मेदार हूँ. Then from one thing to another, Anne Hamel went on to talk of the French language. फिर एक चीज से दूसरी चीज पे एन हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बार बार बात करते जा रहे थे. saying that it was the most beautiful language in the world. और वो ये कह रहे थे बार बार कि दुनिया के अंदर सबसे सुंदर लैंग्वेज फ्रेंच है, clearest, most logical, and that we must guard it among us and never forget it. सबसे क्लियर है, लॉजिकल है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए अपने बीच में, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए. Because when people are enslaved, जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. जब उनको गुलाम बनाया जाता है, बंदी बनाया जाता है, जितना कि उनको होल्ड होता है अपनी लैंग्वेज को, उतनी उनके पास से उस प्रिजन से निकलने की चाबी होती है. Then he opened a grammar and read us one lesson. फिर उन्होंने ग्रामर खोली और हमें एक लेसन पढ़ा. I was amazed to see how well I understood it. और मैं उस समय आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे को कितने अच्छे से समझ में आया है ये. All he said seemed so easy, I think too, that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. सब कुछ इतना इजी लग रहा था जो भी उन्होंने कहा, और मुझे ऐसा लगने लगा शायद मैंने पहली बार इतनी सावधानी पूर्वक केयरफुली ध्यान से सुना है, और शायद उन्होंने भी पहली बार इतने अच्छे तरीके से इतने पेशेंस के साथ में हर चीज समझाई है. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि जो वो मतलब टीचर है हमारे, वो हमें सब कुछ एक ही बार में सिखा देना चाहते हैं और हमारे दिमाग में, हमारे सरों में एक ही झटके से सब चीजें डाल देना चाहते हैं. क्योंकि इनके टीचर यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, अब ये फ्रेंच नहीं पढ़ा सकते यहाँ पर, इसीलिए इनके टीचर जो है वो बहुत ज्यादा भावुक भी हो रखे हैं और वो चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे सब कुछ सीख जाए. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद में हमारा एक राइटिंग का लेसन हुआ. दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज. उस दिन एम हैमिल के पास में नई कॉपीज थी हमारे लिए. फर्स्ट written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. उसमें बहुत अच्छी राइटिंग में, घुमावदार गोल राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस. They looked like little flags floating everywhere in the school room. ऐसा लग रहा था छोटे छोटे झंडे जो है वो पूरी क्लासरूम में या स्कूल रूम में
घूम रहे हो। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसे लगे हुए हो एक रॉड से हमारी डेस्क के साथ में। You're ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. अब ये देखना लायक था कि सब जो है वो कैसे काम कर रहे थे और कितनी शांति थी वहाँ पे। The only sound was the scratching of pens over the paper. जो सिर्फ आवाज आ रही थी वो पेन जो चल रहा था किताबों पर पेपर पे, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी। Once some beetles flew in, and but nobody paid any attention to them, not even the littlest one, who worked right on tracing the fish hooks, as if that it was French too. एक कुछ बीटल्स जो हैं, भंवरे जो हैं उड़ करके आ गए थे, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो छोटे बच्चे थे उन्होंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो भी इस तरह काम कर रहे थे कि वो भी फिश हुक लगा रहे हो फ्रेंच के ऊपर। When the roof the pigeons cooed very low, और जो छत के ऊपर पिजन्स कबूतर बैठे हुए थे वो बहुत धीमी आवाज कर रहे थे। And I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और मैं अपने आप से सोच रहा था क्या ये भी इसको जर्मन सिखा देंगे और ये पिजन्स जर्मन में गाएंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw an Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब भी मैं अपनी राइटिंग से ऊपर की तरफ देखता था तो मैं देखता था कि एन हैमल जो है वो बिल्कुल स्थिर बैठे हैं और अपनी चेयर पे, और एक चीज को घूर रहे हैं, फिर दूसरी चीज को घूर रहे हैं, जैसे कि हर चीज को वो अपनी आंखों में अपने माइंड में बसा लेना चाहते हो। स्कूल रूम में जो भी था उन सबको अपने अंदर एक याद में सजो लेना चाहते हो। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place. ये चीज अपने आप में बहुत अलग है। वो 40 साल तक एक ही जगह पे थे। With his garden outside the window and in his class in front of him. उनकी विंडो के बाहर गार्डन था और उसके गार्डन के सामने उनकी क्लास थी। Just like that, उसी की तरह only the desks and benches had been worn smooth. बस डेस्क और बेंचेस जो है वो थोड़ी स्मूथ हो गई थी। And the walnut trees in the garden were taller. और जो वॉलनट के ट्रीज थे, अखरोट के जो पेड़ थे गार्डन में वो बहुत लंबे थे। एंड द हॉफ पाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो हॉफ पाइन उन्होंने बेल लगाई थी वो अब जिन्होंने खुद से बेल लगाई थी वो अब डबल हो गई थी विंडो रूफ पर आकर के। हाउ इट मस्ट have broken his heart to leave it all. कितना उनका दिल दुखी हुआ होगा जिनको ये जानकर कि उनको अब ये सब छोड़ना पड़ेगा। Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. इतने नहीं, ऊपर उनकी जो सिस्टर सामान पैक कर रही थी, उनके ट्रंक्स खिसकाने की आवाज आती है और ये पता पड़ता है कि वो शायद नेक्स्ट डे ही इस कंट्री से चले जाएंगे। सो आज हम पढ़ा किस तरीके से वो अपने टीचर के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर चीजें हो रही हैं और वो समझ पा रहे हैं उनको, और कैसे वो लास्ट लेसन जब उनके टीचर उनको पढ़ाते हैं तो उनको हर चीज समझ में आती है। और टीचर भी बहुत पेशेंस के साथ में समझाते हैं और वो चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि वो सारा ज्ञान अपना अभी बच्चों के अंदर एक ही झटके में डाल दें। तो ये बहुत ही इमोशनल सीन है। एक टीचर को छोड़ के जाना पड़ रहा है और बच्चे भी जो है सब चुपचाप बैठ करके पढ़ रहे हैं, शांति से सब काम कर रहे हैं। So that's all for today, students. Please go through the glossary part. It will help you to understand this chapter in a better way.